नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। सीधा आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत में, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। बताओ जी, पता होगा आप लोगों को। आज मैं लाना भूल गया, आपको दिखा देता। केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल 2014 में सरकार बनाने के 3 साल के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया एमएसपी लागू नहीं करेंगे। ये तो धोखा हो गया जी। ये तो पीठ में छुरा घोप दिया। झूठ बोल के वोट ले लिए किसानों के। किसान बेचारे भोले वाले थे, 70 साल से धोखा खा रहे थे। किसानों ने सोचा चलो भाई इस बार ये लोग कह रहे हैं, इनकी बात मान लेते हैं। इनकी बातों में आके किसानों ने वोट दे दिया और इन्होंने धोखा दे दिया। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है, पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। ये दुश्मन है क्या हमारे देश के? ये किसान है हमारे देश के दुश्मन है? ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता। ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म नहीं करे थे। उठा के देख लो इतिहास। इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने, अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था। तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा जी, उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के 2 बेटे हैं। एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। आज जब हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ सैनिक देखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले और उनकी केंद्र सरकार दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए मेरे भाई को और मेरे बाप को आतंकवादी बोल रही है, तो दोस्तों सोच सकते हो उसके सीने पे कितना उसको दुख होता होगा। दोस्तों, हमने शुरू से कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। मेरे को याद है जब पंजाब के किसान चले थे, हरियाणा क्रॉस कर रहे थे, जगह जगह उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए,
बैरिकेड लगाए गए, लाठियां बरसाई गई। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि इनको दिल्ली आने से रोको, लेकिन वो भी पूरी बहादुरी के साथ केंद्र सरकार का सामना करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। फिर केंद्र सरकार ने प्लानिंग बनाई कि चलो इनको दिल्ली में आ जाने दो। ये दिल्ली में आ गए, उसके बाद इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी। फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल। भाई साहब अपनी कितनी अच्छी है, वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, इनके पास नहीं है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी, तो इन्होंने फाइल मेरे पास भेजी और उसके भाई साहब जितने फोन पे फोन ये फाइल क्लियर। पहले प्यार से बोले, फिर धमकी दी इन्होंने। हमने फाइल क्लियर नहीं की भाई साहब, इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम। उस टाइम अगर हम ये जेल बन जाने देते स्टेडियम, ये सबको उठा के जेल में डाल देते और जेल में पड़े रहते सारे जने। मेरे को याद है, मैं अन्ना आंदोलन में, जब हम अन्ना आंदोलन में हुआ करते थे तो कांग्रेस ने भी ये सारे स्टेडियम जेल बनाए थे। मैं भी कई दिन इन स्टेडियम में जेल में रह चुका हूं। मेरे को पता था अगर सारे किसानों को उठा के इन्होंने स्टेडियम में डाल दिया, सारा आंदोलन टाइम फिस हो जाएगा, सारा आंदोलन खत्म। हमने अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, किसान एकता। किसान एकता, जय जवान, जय जवान। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, इनको हमने जेल नहीं बनाने दिया। और जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे हैं, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से तन मन धन से हम उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। मेरे सारे विधायक, मेरे सारे मंत्री, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सरकार के अफसर, उन सबको लगा रखा है। खाना बनाने में, लंगर लगाने में, मैं ये नहीं कह रहा हम ही कर रहे हैं, वहां पे बहुत लोग हैं, कई और संस्थाएं भी कर रही हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था करने में, टॉयलेट की व्यवस्था करने में, वहां पे फ्री वाईफाई की व्यवस्था करी, वो सारी व्यवस्थाएं करने में पूरी मदद कर रहे हैं। जय जवान, जय जवान। अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों, फिर 28 जनवरी थी ना जी, जब 28 जनवरी की रात को जो कुछ हमने टीवी पे देखा वो यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनको क्या जरूरत है, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब, ये नहीं देखा गया, ये नहीं देखा गया। मैंने पहले संजय सिंह को बोला, संजय सिंह के ने उनको फोन किया, फिर संजय सिंह जी ने मेरी उनसे बात कराई,
मैंने राकेश सिंह जी को एक ही बात बोली, मैंने कहा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये बताओ आपको क्या चाहिए, हम हैं आपके साथ। जय जवान, जय जवान। केजरीवाल, किसान एकता। उन्होंने कहा पानी का इंतजाम करा दो, टॉयलेट का इंतजाम करा दो। हमारे तुरंत विधायकों ने वहां पे पहुंच के रातों रात पानी का, टॉयलेट का, जो जो चीजें उन्होंने कही उन्होंने इंतजाम करा। और हमने कहा आप डटे रहो, हम आपकी पूरी तरह से साथ हैं, हिम्मत मत हारो, बस सारा देश के किसान आपकी तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के, और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे नहीं मिली। एक मंडी बता दो जी भाई साहब। कहीं नहीं मिली। भाई साहब इतने किसान हैं, जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं भाई साहब, एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिस पे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। और ये लोग कह रहे हैं, जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन लोगों से केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? कहता है इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब, आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा। अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, काला कानून वापस लो। और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है। सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है, सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं केजरीवाल जी इस काम को करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए पीछे तक खड़े होकर जो समर्थन करते हैं इस बात का, पीछे तक। बहुत बढ़िया। ये माइक दे दो, माइक दे दो। मैं एक बात और कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहला निमंत्रण अन्ना जी का आया, दूसरा राहुल गांधी जी का आया, तीसरा दिल्ली के सीएम का आया, मुझे एडवांस में प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आज दे के जाओ आप। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे किसान नेता सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो ये फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब, 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा। बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान। केंद्र सरकार
फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा, हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए। किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए। किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा। सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा। कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उससे। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। तो एक है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों की। तो मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए तमाम तरीके के निशाने साधे। साफ उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर यहां पर जिस तरीके की राजनीति खेली जा रही है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर भी कई बातें कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लाल किले पर हुआ वो सोची समझी साजिश थी बीजेपी की तरफ से। तो सरकार पर निशाना साधते हुए कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यूपी की सरकार पर भी उन्होंने कई निशाने साधे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लेकर कई बातें कही हैं। तो ये तमाम बातें किसान महापंचायत में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा। तो वाराणसी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां मौजूद। बता दें 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां आगामी चुनाव को लेकर जेपी नड्डा मीटिंग कर रहे हैं। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं आपको ये भी बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में मौजूद है। कई मंत्री, एमएलसी और विधायक भी इस बैठक में शामिल हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कई मंत्री और एमएलसी, विधायक इस बैठक में शामिल हुए हैं। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। कई मंत्री, एमएलसी और विधायकगण भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान भोलेनाथ की धरती है, बाबा विश्वनाथ की माटी है, और निश्चित तौर पर इसमें कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी के नाम से बनारस का नाम जुड़ चुका है। तो निश्चित तौर पर, और ये पूरे काशी क्षेत्र का और हमारे जिले का भी एक संयुक्त कार्यालय आज उद्घाटित होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल का केंद्र बनारस बनेगा, उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार। 2017 में जी आज जो बैठक हो रही है, कई लोग टिकट कटेंगे तो कोई बागी ना हो जाए, इसकी भी चर्चा हुई। अब ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का है, मुख्यमंत्री जी का और लोगों का है। इस पे हमें कुछ नहीं। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा वाराणसी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये लान है, गोकुल धाम लान है, जहां पे जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री व डॉक्टर महेंद्र पांडे, तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार बैठक चल रही है। बैठक अब से
20 मिनट पहले प्रारंभ हुआ था, जो मीटिंग और बैठक लगातार जारी है। ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर यह रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरह सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां भी ग्रामीण अंचल में बूथ कमजोर है, उसकी रणनीति तैयारी की जा रही है कि 2022 या पंचायत चुनाव में एक रणनीति तैयार करके फिर से विजयी हो। आकाश यादव, न्यूज वन इंडिया, वाराणसी। और खबर लखनऊ से, जहां सपा सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडे की मुश्किलें बढ़ गई। बता दें, शासन के निर्देश पर विजिलेंस के आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। शिकायत मिलने पर शासन ने विजिलेंस से गोपनीय जांच कराई थी। तो अब सबूत जुटाने के साथ ही विजिलेंस मनोज पांडे से पूछताछ भी कर सकती है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। सपा सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों आजम खान और गायत्री प्रजापति की पहले से ही जांच चल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा को लेकर अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को सबसे आगे देखना पसंद करते हैं। ऐसे में जब बच्चे उनके सपनों को साकार कर उनका नाम रोशन करते हैं तो उनकी छाती फूलकर चौड़ी हो जाती है। यही हुआ जब आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रही छात्रा अनुपम ने फाइनल ईयर में अपना कॉलेज ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी टॉप कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अनुपम को गोल्ड मेडल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा दिया गया है। बता दें, परिजनों को जब पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। न्यूज वन इंडिया की टीम ने अनुपम से बात की तो अनुपम ने बताया कि शिक्षा के दौरान लगन से पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने आसपास एक अनुशासित माहौल भी बनाना बहुत जरूरी होता है। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो सभी पाया जिसकी वजह से वो आज यूनिवर्सिटी टॉप कर गोल्ड मेडलिस्ट के खिताब तक पहुंच गई हैं। तो गाजियाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुपम को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। बता दें, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में वो सभी उन्होंने पाया जिसकी वजह से आज वो यूनिवर्सिटी टॉप कर पाई और गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब जीतकर सामने आई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनको सम्मानित किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा अनुपम ने AKTU में टॉप करके और गोल्ड मेडल हासिल करके अपने पेरेंट्स, अपने परिवार, सोसाइटी, कॉलेज सभी को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। अनुपम ने ये साबित कर दिया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस उपलब्धि का सबसे बड़ा श्रेय मैं कॉलेज के डायरेक्टर, डीन और फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने अनथक प्रयास के द्वारा इस प्रतिभा को इस ऊंचाइयों तक, इन उपलब्धियों तक पहुंचाया। ये सिद्ध कर दिया कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो तो सही। न्यूज वन इंडिया चैनल ने इस शो के द्वारा सभी असंख्य व्यूअर्स को ये संदेश पहुंचाया कि हमें ऊंचे सपने देखने चाहिए, रात में नहीं बल्कि वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। प्रयत्न और मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। मेहनत के बिना कुछ भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी उन्होंने ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया इस शो के द्वारा, अनुपम के इंटरव्यू के द्वारा, और छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी कि कुछ भी मेहनत के द्वारा, अपने अनुशासन के द्वारा हासिल किया जा सकता है। और इस सब के लिए मैं इस चैनल की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ जो भी छात्र आते हैं उनका जो रिजल्ट होता है उनके 12th के कंपेरिजन में बहुत अच्छा होता है। और अगर स्पेशली मैं अनुपम की बात करूं तो जिस तरीके का डेडिकेशन उसने 4 साल यहाँ पर दिखाया, उसकी वजह से इसे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिलना तय ही था। एक छोटी सी बात मैं अनुपम के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि अमूमन क्या देखा जाता है कि फाइनल ईयर में बच्चे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं स्टडीज़ को लेकर के कि नाउ वी हैव द जॉब, हमें जॉब मिल गई है, सारी चीज़ें मिल गई, अब हमें स्टडीज़ नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टिल अनुपम जो है 3rd ईयर में जॉब पाने के बावजूद वो कंपनी में जॉब भी कर रही थी और 4th ईयर के लिए जो इसके एग्जाम होते उसके लिए कंटिन्यूसली
अपने एचओडी और मेरे थ्रू जो है बात करके, सर मुझे नोट प्रोवाइड करिए, मुझे ये कराइए, मुझे सारी चीज़ें करनी है, मुझे तैयारी करनी है और मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेशन अनुपम का था टूवर्ड्स स्टडी, इसकी वजह से और हमारी फैकल्टीज़ के, हमारे कॉलेज के जो एचओडीज हैं, इनके सहयोग से आज अनुपम ने ये सारी चीज़ें हासिल की। और हमें बहुत खुशी है कि आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2006 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था और आज 2020 में ये आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज की सबसे बिगेस्ट एकेडमिक अचीवमेंट है कि हमारी स्टूडेंट डिफरेंट जितने भी यूपी के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, 750 इंजीनियरिंग कॉलेज को पीछे छोड़ते हुए हमारी छात्रा ने जो है गोल्ड मेडल लाया। उसी का सर मैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले मैं यहाँ पर टीम फर्स्ट ईयर हूँ और पिछले 4 सालों से मेरे यहाँ लगातार फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है। अनुपम ने 4 साल मिला के टॉप किया है और मेरे यहाँ जो फर्स्ट ईयर है, मैं फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ और फर्स्ट ईयर में मेरे यहाँ पिछले 4 सालों से लगातार कोई ना कोई बच्चा टॉप कर रहा है। जैसे इस बार भी जिस बच्चे ने टॉप किया उसका नाम प्रेरणा त्यागी है, उसके 98.44% आए इस बार और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस बार के लिए भी हमारे लिए। और मैं ये आपसे श्योरिटी कह रहा हूँ कि वो लड़की भी हमारा आगे आने वाला टाइम में नाम रोशन करने वाली है। मैं ये चाहूँगा बताना यहाँ पर, ये जो गुड़िया है छोटी सी आई थी और इसने वो चीज़ कर दिखाई है AKTU में जो एक बहुत बड़ी बात है और इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है जो इस बच्ची ने किया यहाँ पर। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी इस बात पर चले और अपने पेरेंट्स और अपने आस-पास और अपने टीचर और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब आपको मिलाते हैं उस गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा से जिसने उत्तर प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में टॉप किया है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की छात्रा अनुपम को महामहिम राज्यपाल ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों को अनुपम ने बताया अनुशासन और कामयाबी मंत्र। अनुपम से बात की है संवाददाता गौरव यादव ने। स्कूल से निकलकर जब आप कॉलेज की दुनिया में आते हो तो एक अलग सपना लेकर आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ हमेशा होता है कि कॉलेज कैसा होगा, किस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ मिलेगा और वहाँ पर जब पढ़ाई करेंगे तो कैसे अपने जो लाइफ है उसको संवारेंगे, क्योंकि कॉलेज को लेकर कहा जाता है कि वहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है और उन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डिसाइड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुपम की, जो यहाँ पर आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की छात्रा रही हैं और यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जब इन्होंने कॉलेज की दुनिया में कदम रखा तो इनका कदम कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन अनुपम, आपको गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया है और समझेंगे कि कॉलेज की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो कैसा था। थैंक यू सो मच। कॉलेज की दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। हम सबका हमेशा ऐसे ड्रीम रहता है जब हम स्कूल लाइफ से पास आउट होते हैं कि हम कॉलेज में जा रहे हैं, कैसा होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो मेरे लिए मैं बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ अपने आप को कि मेरे लिए बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं जिस कॉलेज में थी वहाँ पे एक रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट था टीचिंग का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। बताइए कि कॉलेज में सब आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्टडी पूरी करते हैं और अपनी लाइफ में चले जाते हैं। आप इस कॉलेज में आए, आपने वो कौन से पाथ को चूज किया जिससे आप ना सिर्फ कॉलेज टॉपर बल्कि यूनिवर्सिटी टॉपर हुए हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल भी आपने लिया है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि और बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं या न्यू कमर्स हैं वो किस तरीके से मेहनत करें, किस दिशा में मेहनत करें और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज होती हैं, अपने अपने मेथड्स होते हैं पढ़ने के। बट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो मैंने जो अपनी लाइफ में फॉलो किया, आपने बोला स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो मैंने 3 चीज़ें फॉलो की हैं: डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ टॉपर। बात करते हैं प्लेसमेंट की। कॉलेज में कंपनीज किस तरीके से आती है, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं और यदि बात करें कि यहाँ पर जो कंपनी आती है तो किस तरीके का सिनेरियो होता है।
जब कंपनीज आती हैं तो एवरीबडी, सबको ऐसा लगता है कि क्या करे क्या ना करे, क्या उनके क्राइटेरिया होगा कंपनी का, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। पर अपने कॉलेज में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग एज वेल एज प्रोफेशनल स्किल्स, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे लगता है कि हमें बस उनको अच्छे से फॉलो करना है, या जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उसमें अपने आप को रेगुलर प्रेजेंट रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग, स्किल सेट, सेमिनार्स, वर्कशॉप और इतने सारे इंटरेक्शंस होते हैं। अच्छा, एक चीज उस मूवमेंट की भी बात कर लें जब आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल प्रदान किया था, कैसा था वो मूवमेंट? और जब आपको पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको गोल्ड मेडल मिला है और ये गोल्ड मेडल आपको प्रेजेंट किया जाएगा आनंदीबेन पटेल, बहुत अच्छा और जिसे कह सकते हैं मेमोरेबल अचीवमेंट थी मेरे लिए, और एक मेमोरेबल मोमेंट भी था। जब मुझे पता चला कि मुझे गवर्नर से मिलना है उत्तर प्रदेश के, तो मैं अपनी फैमिली में पहली मेंबर थी जो उनसे मिल रही थी, तो फैमिली में एक त्योहार के जैसा माहौल था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे आशा करती हूँ कि अब ऐसा हमेशा होता रहेगा। मेरे कॉलेज पे मेरे आसपास के लोग जल्दी जल्दी से जाएंगे, मेडल लेके आएंगे, तो मूवमेंट रिक्रिएट हो जाएगा। चलिए आपके जूनियर्स के लिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जूनियर्स के लिए क्या कुछ सलाह देनी चाहेंगी, या न्यू कमर्स के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी कि वो भी आपकी तरह गोल्ड मेडल? मैंने अपने जूनियर्स का परफॉर्मेंस देखा है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी अपने कॉलेज को, सेकेंडरीज को। बहुत अच्छा मैं रिजल्ट और परफॉर्मेंस देख रही हूँ, और बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन, रेगुलर और अपने कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर बिलीव करें, जो भी वो कर रहे हैं उसमें उन्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जस्ट बी रेगुलर एंड डू द हार्ड। हमारे साथ अनुपम, जिन्होंने नालजी इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, गाजियाबाद का नाम ही नहीं, बात करें उत्तर प्रदेश की एकेटी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और कहीं ना कहीं हर तरीके से बच्चों को एक राह प्रदान करी है कि कैसे पढ़ाई करें, अनुशासित रहें, और स्कूल के डिसिप्लिन को भी इन्होंने सबसे ज्यादा सराहा है। जनरल सही के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।